इस फिल्म के एक सीन में वहीदा रहमान विश्वजीत से कहती हैं, जवाब नहीं, साहब बन गए तो हिंदुस्तानी ही नहीं समझते। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है, जहां हम नई पुरानी फिल्मों का रिव्यू करते हैं। और आज हम बात करेंगे 1962 की फिल्म 20 साल बाद की। 20 साल बाद सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये एक शाप है, एक काउंटडाउन है। 1962 में बनी ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जिसे बीरेन नाग ने डायरेक्ट किया और म्यूजिक मास्ट्रो हेमंत कुमार ने प्रोड्यूस किया, इसने इंडियन जॉनर सिनेमा की दिशा ही बदल दी। रात, रामसे ब्रदर्स की गोर फेस्ट, भूत और तंबाड़ से पहले ये फिल्म आई। एक ब्लैक एंड वाइट, कोहरे से भरी ऐसी फिल्म जिसने हॉरर को पोएटिक और रॉयल बना दिया। और यह फिल्म दिलीप कुमार और वैजयंती माला की सुपरहिट फिल्म मधुमती के ठीक 4 साल बाद रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। इन दोनों फिल्मों की समानताएं वहीं से शुरू होती हैं, जब एक सिटी ब्रेड नौजवान एक रहस्यमयी और नेचुरल रूरल सेटिंग में आता है, जहां मिस्ट्री, सस्पेंस और गॉथिक एटमॉस्फेयर बसा हुआ है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह सुपरहिट थ्रिलर, जो आंशिक रूप से आर्थर कॉनन डॉयल की द हाउंड ऑफ बास्करविलेस और बंगाली फिल्म जिघांसा पर आधारित है, आज भी पॉप कल्चर में जिंदा क्यों है, और कभी कभी क्यों यह फिल्म उस पुराने भूत की तरह लगती है जो ज़रूरत से ज़्यादा देर तक टिका रहता है। चलिए चलते हैं चंदनगढ़ गांव में, जहां लेजेंड्स मरते नहीं, मारते हैं। कहानी के प्लॉट की बात करें तो एक जमींदार गांव की एक लड़की का रेप करता है। वह लड़की मर जाती है, फिर जमींदार की मौत होती है, फिर उसका बेटा भी मर जाता है। और पूरे 20 साल बाद कुमार विजय सिंह यानी विश्वजीत की एंट्री होती है, जो लंदन से आया है और उस जमींदार का पोता है। वह अपनी जायदाद लेने आता है और अनजाने में एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है जो 20 साल पहले बिछाया गया था। पहली ही रात हवेली में कुमार को दलदल से आती हुई एक हॉन्टिंग आवाज सुनती है। कोई गा रहा है और हवेली की छत पर झिलमिलाती लालटेनें दिखती हैं। माहौल डर से भरा है, लेकिन कुमार इतनी आसानी से डरने वाला नहीं है। जल्द ही वह राधा यानी वहीदा रहमान से मिलता है। गांव की भोली भाली चुलबुली लड़की और वैद रामलाल यानी मनमोहन कृष्ण की भतीजी। उनके बीच प्यार पनपता है, गाने भी आते हैं, लेकिन लाशें भी गिरने लगती हैं। जब कुमार का कोट पहने हुए एक आदमी की लाश दलदल में मिलती है, जहां पहले उसके पूर्वज मारे गए थे, तो साफ हो जाता है ये मामला पर्सनल है। क्या आत्मा कुमार को निशाना बना रही है, या कोई और ही उस दलदल में छुपा हुआ लोगों को मार रहा है? जैसे जैसे मिस्ट्री गहराती है, ढेरों रेड हेरिंग सामने आते हैं। एक शेडी डॉक्टर, एक नकली लंगड़ा, एक टेढ़ी गर्दन वाला नौकर, एक आंख वाला गुंडा और एक कॉमिक डिटेक्टिव जो जैसे किसी और ही फिल्म के सेट से निकलकर यहाँ आ गया हो। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स की। सबसे पहले कुमार विजय सिंह यानी विश्वजीत। हमारा हीरो पॉलिश्ड और पोलाइट है, और थोड़ा ज़्यादा ही पैसिव भी। एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी ब्लड लाइन मारी जा चुकी है, वह सदमे या डर से ज़्यादा माइल्ड क्यूरोसिटी दिखाता है। राधा के साथ उसकी इंटरेक्शन पर्दे पर अच्छी लगती है, लेकिन खतरे के प्रति उसका इंडिफरेंस फिल्म की टेंशन को कम कर देता है। और अब बात करते हैं राधा यानी वहीदा रहमान की। इस धुंधली कहानी में वो एक रोशनी की तरह है, चंचल, स्नेही और बेहद भोली। लेकिन उसका किरदार अनटच्ड फेमिनिनिटी के सिंबल के रूप में लिखा गया है। कुमार के साथ उसका रोमांटिक आर्क कोमल तो है, पर पूरी तरह जेंडर पॉलिटिक्स में डूबा हुआ है। और अब बात करते हैं डॉक्टर पांडे यानी मदनपुरी की। वह चमकदार जूते पहनकर गांव के दलदल में घूमता है, और अगर कुमार की भी मौत हो जाती है तो ये सारी जायदाद उसे ही मिलेगी।
वो फिल्म के यूजुअल सस्पेक्ट की तरह हमारे सामने बार बार आता है। और फिर आता है लक्ष्मण यानी देवकिशन, टेढ़ी गर्दन वाला नौकर जो मोमबत्तियां जलाता है और कुमार पर आने वाले खतरों के बारे में बड़बड़ाता रहता है। उसका किरदार एक साथ कॉमिक भी है और क्रीपी भी और अजीब तरह से असरदार भी। और फिर आते हैं मोहन बाबू यानी सज्जन। उनका फेक क्रिपल का किरदार कहानी को आगे बढ़ाने की बजाय कंफ्यूजन को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि फिल्म में कोई सेकंड मेल लीड नहीं है। वह शर्लॉक होम जैसे अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आता है, वरना उस पूरी कहानी पर उसके कैरेक्टर का कब्जा हो जाता जो पूरी तरह कुमार विजय सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। और फिर आता है गोपीचंद जासूस यानी असित सेन, एक बम्बलिंग डिटेक्टिव, शायद डॉक्टर वॉटसन की पैरोडी विजन। उसके एंटिक्स फिल्म की टेंशन को इतना खींचते हैं कि वह लगभग टूट जाती है। उसके कॉमेडी ऑफ एरर्स वाले सीन मोहन बाबू का भांडा फोड़ते हैं, ना कि असली अपराधी का। और अब एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ बात करते हैं रामलाल यानी मनमोहन कृष्ण की। दिन में वो एक वैद्य का काम करते हैं और रात में बदले की आग में जल रहे एक बाप का किरदार। फिल्म के एंड में पता चलता है कि यह कहानी किसी आत्मा की नहीं, रामलाल के रूप में एक दुखी पिता की कहानी है। वही असली कातिल होता है, राधा का चाचा। वह अपनी बेटी के रेप और मौत का बदला ले रहा होता है जो कुमार के दादा ने किया था। फिल्म कभी यह स्पष्ट नहीं करती कि कैसे वो एक सीरियल किलर बन जाता है। उसकी बेटी की दुखद मौत जिसकी वजह से यह बदला लेता है, इस फिल्म में कुमार के सर्वाइवल आर्क के आगे कहीं खो सी जाती है और उस लड़की के लिए जस्टिस की जगह नहीं बन पाती। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। सबसे पहले निर्देशन। बीरेन नाग अपनी आर्ट डायरेक्टर एक्सपर्टीज को पूरी तरह सामने लाते हैं। फ्रेमिंग, सेट डिज़ाइन और नेगेटिव स्पेस का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि पूरी फिल्म एक इमर्सिव गोथिक फील देती है। झूमर डरावने अंदाज में झूलते हैं, हालांकि एक इमोशनल और रोमांटिक सीन में वही झूमते झूमर थोड़े अटपटे से लगते हैं। फिल्म में परछाइयाँ पंजों की तरह फैलती हैं। हर रात किसी भूले बिसरे हॉरर नॉवल का अध्याय लगती है। और अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की। इस फिल्म के लाइट और डार्कनेस के बीच का खेल बेहद आकर्षक है। चंदनगढ़ की सुबहें हल्की और गर्माहट से भरी हैं, लेकिन सूरज ढलते ही आप मोमबत्तियों की रोशनी वाले एक नाइटमेयर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। दलदल को एक कैरेक्टर की तरह फिल्माया गया है, सिडक्टिव, शांत लेकिन घातक। हवेली का इंटीरियर रोशनी से भरा है, लेकिन सीक्रेट पैसेजवेज इतने अंधेरे से घिरे हैं कि ये इंट्रीग पैदा करते हैं, यहाँ तक कि मधुमती से भी ज़्यादा। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के साउंड और स्कोर की। हेमंत कुमार का बैकग्राउंड स्कोर इसके सभी इमोशनल एस्पेक्ट्स को बढ़ाता है। हर घुंघरू, हर आहट और कहीं दीप जले कहीं दिल गाने की हर लाइन डर को और गहरा बना देती हैं। एस.वाई. पाठक की साउंड डिज़ाइन को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और यह फिल्म की हॉरर लेगेसी का एक मूल स्तंभ है। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो बेकरार करके हमें यूं ना जाइए जैसे सेंशुअल गीत से लेकर कहीं दीप जले कहीं दिल जैसे टाइमलेस क्लासिक तक हर गीत इमोशन को बढ़ाता है, चाहे वो प्यार हो, डर हो या डिस्पेयर। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने इस साउंड ट्रैक को इमोर्टल बना दिया है। और चलिए अब देखते हैं इस फिल्म में कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर, डरावना और घुटन भरा और बेहद क्रिएटिवली दर्शाया गया। 20 साल बाद एक बुरा सपना लगता है, ऐसा सपना जो भुलाए नहीं भूलता। म्यूजिक की बात करें तो शायद हिंदी सिनेमा के बेस्ट हॉरर मिस्ट्री साउंड ट्रैक्स में से एक। हर गाना, हर सुर कहानी को डर और दर्द से भर देता है। वहीदा रहमान ग्रेसफुल, मैग्नेटिक
और पूरी तरह इमोशनली ऑनेस्ट लगती हैं। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी फिल्म को एक अलग ही एनर्जी देती है। और नैरेटिव पेसिंग की बात करें तो सस्पेंस को अच्छे से स्ट्रेच किया गया है, हालांकि बीच में थोड़ा सा ओवरडन हो जाता है। और जो चीज़ें इस फिल्म में काम नहीं करती उसमें सबसे पहले है ब्लैंड हीरो सिंड्रोम। विश्वजीत बस हैं, जैसे एक हॉन्टेड मैनेक्विन हो, बालों वाले। वो और मदनपुरी ऐसे मौसम में पैंट कोट पहनकर घूम रहे हैं जिसमें बाकी किरदार धोती कुर्ते में हैं। असित सेन भी ओवर ड्रेस्ड हैं, पर विश्वजीत तो एक सीन में पैंट कोट के साथ ओवरकोट भी पहने हुए हैं। स्टाइल, कॉमन सेंस और कंसिस्टेंसी पर भारी पड़ रहा है। और जेंडर डायनेमिक्स की बात करें तो राधा की अहमियत सिर्फ उनकी प्योरिटी में सिमट जाती है और कुमार उसकी मासूमियत को इन्फेंटलाइज करता है। फिल्म जस्टिस से ज़्यादा वर्जिनिटी और ऑनर पर ज़्यादा ध्यान देती है। और अगली चीज़ है ओवर स्टफ्ड क्लूज। बहुत सारे सस्पेक्ट्स, बहुत सारे रेड हेरिंग्स। कुछ प्लॉट लाइन्स जैसे मोहन बाबू का डिस्गाइज तो आधे में ही छोड़ दिए गए हैं। और कॉमिक रिलीफ ओवरकिल लेवल तक जाती है। गोपीचंद की कॉमेडी अब बोझ लगती है। शायद 1962 में ये फनी हो सकती थी, लेकिन आज उसे पेस किलर ही कहा जा सकता है। आखिर में सिंपैथी डेफिसिट। जिस रेप्ड गर्ल के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है उसे लगभग भुला दिया गया है। उसकी पीड़ा हीरो ग्लोरिफिकेशन और हैप्पी एंडिंग्स में कहीं खो जाती है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 20 साल बाद एक पैराडॉक्स है। पुरानी भी है और फिर भी इनोवेटिव भी, प्रॉब्लमेटिक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पायनियरिंग भी है। यह फिल्म असल में हॉरर से ज़्यादा गॉथिक रोमांस है। और भले ही खून करने वाला भूत झूठा हो, पर उसकी प्रेजेंस डर का माहौल तो जरूर बनाती है। फिल्म कई सवाल उठाती है, जैसे क्या एक क्राइम पीढ़ियों तक चलता रह सकता है? क्या जस्टिस मिथ का रूप ले सकता है? और सबसे अहम, क्या हॉरर कभी सुंदरता से भी दर्शाया जा सकता है? यह फिल्म इन सवालों के जवाब पूरे तरीके से नहीं देती, लेकिन 20 साल बाद ने अपने ढंग से भारत को पहली बार सोफिस्टिकेटेड स्टूडियो ग्रेड हॉरर का स्वाद चखाया है। और सिर्फ उसी के लिए यह फिल्म आपके वॉच लिस्ट में एक डिजर्विंग स्पेस पाती है। हाँ, इसे मधुमती या महल जैसी फिल्मों के साथ कंपेयर करना शायद उन फिल्मों की आर्टफुलनेस और ब्रिलियंस के साथ थोड़ा ओवरस्टेच होगा, लेकिन 20 साल बाद ने एक रास्ता जरूर खोला है, एक धुंध भरा रास्ता जहां डर और मोहब्बत साथ चलते हैं। तो ये था हमारा आज का अनफिल्टर टॉक। अगर आपको हमारी डिस्कशन अच्छी लगी हो तो रिदम्स ऑफ राइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर टॉक्स को देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।